हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 70 यानी कार्यपत्रक संख्या 70 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। नाथसीवाद और हिटलर का उदय, इस चैप्टर में एक कहानी दी गई है कि कैसे एक आम सैनिक हिटलर है वो जर्मनी का चांसलर बन बैठता है। ये कहानी है जर्मनी की, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध तक वहाँ क्या क्या घटनाएं घटित होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस वर्कशीट में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं और ये वर्कशीट काफ़ी लेंथी रहने वाली है, जिसमें टोटल 21 क्वेश्चन दिए गए, 21 क्वेश्चन दिए गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कुछ ही मिनटों में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। और दूसरी अच्छी बात यह कि इस वर्कशीट में दिए गए सभी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 70 यानी कार्यपत्रक संख्या 70 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर नाथसीवाद और हिटलर का उदय वो पढ़ने और समझने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 26 दिसंबर 2020। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। इस वर्कशीट में टोटल हमें 21 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने क्या नरसंहार किया। नरसंहार होता है काफ़ी सारे लोगों को एक साथ मार देना। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने क्या नरसंहार किया, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किन लोगों को मारा था, कैसे। तो दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लग गया। इस दौरान जो लोग मारे गए थे उसमें 60 लाख यहूदी थे, 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी थे, 10 लाख पोलैंड के नागरिक पोलिश थे। और इस दौरान न केवल ये विदेशी थे बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 के आसपास जर्मन नागरिक भी मार डाले गए थे। ये जो सभी नागरिक जिनको मारा गया था, इनको जो नाजी विचारधारा थी वो अवांछित मानती थी। अवांछित मतलब जिनकी उनको ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक व्यापक पैमाने पर जनसंहार हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी के अंदर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हिटलर और गोबल्स ने सन 1945 में आत्महत्या क्यों की। हिटलर आप सभी जानते हैं कि चांसलर था जर्मनी का और गोबल्स उसका प्रचार मंत्री था। अपनी क्रूरता से दुनिया भर में डर का माहौल, खौफ पैदा करने वाला हिटलर हार से इतनी बुरी तरीके से टूट गया कि उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। हिटलर और गोबल्स ने सोवियत सेनाओं द्वारा पकड़े जाने के डर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। यानी उनको डर क्या था, पहला तो ये था कि वो हार गए थे तो सदमे में थे। दूसरा कारण ये था कि अगर वो विदेशी सेनाओं द्वारा पकड़े जाते तो उनको पता था कि उनके साथ क्या होने वाला था। इसलिए वो डर के कारण, पकड़े जाने के डर के कारण खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया, हेलमुट को क्या समझ नहीं आया था। हेलमुट जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में शुरुआत में एक बच्चे की कहानी दी गई, एक जर्मन बच्चा है, तो उसी के बारे में पूछा गया कि हेलमुट को क्या समझ में नहीं आया था। तो हेलमुट के पिता ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उस समय हेलमुट क्योंकि छोटा बच्चा था तो उसे ये समझ नहीं आया था कि उसके पिता इतने डरे क्यों थे और उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वर्कशीट का सबसे इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्साय की शांति संधि क्या थी। हमें पहला तो ये बताना है कि वर्साय की शांति संधि क्या थी और इस संधि के बारे में अपने विचार लिखिए, यानी हमें इनकी धाराओं के बारे में भी डिस्कस करना है। तो मित्र देशों में कौन शामिल थे, ब्रिटेन शामिल था, फ्रांस था, रूस और अमेरिका भी बाद में शामिल हो गया था। तो ये मित्र देश थे। इन्होंने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में पराजित करने के बाद उसे वर्साय संधि नामक एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। यानी कि यह समझौता किसके बीच में था, मित्र देश और जर्मनी के बीच में एक समझौता था जिसको वर्साय की संधि कहा जाता है। इस संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे, यानी इस संधि में क्या था, क्या कुछ था इसके प्रावधान। तो पहला यह था कि जर्मनी के ऊपर
6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया था। अब 6 अरब पौंड तो आप शायद अनुमान नहीं लगा पाओ, लेकिन उस समय के हिसाब से 42,000 टन सोने के बराबर था। 42,000 टन सोने के बराबर, जिसकी लास्ट जो किस्त है ना इस जुर्माने की, अक्टूबर 2010 में लौटाई है जर्मनी। अब जाके ये कर्ज उतरा है। तो पहला कि जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया और उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया युद्ध के हार जाने के तौर पर। दूसरा, खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। राइनलैंड जहां पर जर्मनी का कोयला या लोएस की खानी थी, उस पर कब्जा मित्र राष्ट्रों ने कर लिया। तीसरा, जर्मनी को अपने समुद्र पार के उपनिवेश मतलब जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ऐसे ही उपनिवेश थे वो। 13% उसकी जमीन, 75% के आसपास उसके लोह के भंडार, 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क आदि के हवाले करने पड़े, यानी कि उसका संसाधन और उसके उपनिवेश दोनों गए। चौथा था कि जर्मनी की शक्ति को खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग करती थी, यानी कि उसकी सेना रखने पर रोक लगा दी गई। तो ये थी संधि की प्रमुख प्रावधान, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये संधि काफ़ी कठोर थी और इसी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। बीज क्यों बो दिए थे? क्योंकि इतनी कठोर संधि के बाद जर्मनी बदला चाहता था। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज की राजनीतिक व्यवस्था पर गहरी छाप किस प्रकार छोड़ी थी। यानी हमें बताना है प्रथम विश्व युद्ध के यूरोप के ऊपर क्या राजनीतिक प्रभाव पड़े, क्या बदला। तो पहला यह था कि अब सार्वजनिक जीवन में आक्रामक सैनिक प्रचार अब क्या हुआ कि सार्वजनिक जीवन में आक्रामक सैनिक प्रचार, राष्ट्रीय सम्मान प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी चीजें गौण हो गईं। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि सैनिकों का सम्मान बढ़ गया और बाकी चीजें कहीं पीछे रह गई, यानी विकास, शिक्षा, ये बातें पीछे रह गई। सब देशों ने उसके बाद अपनी सेना की तरफ ध्यान दिया, सैनिक सम्मान की तरफ ध्यान दिया। तो पहला था कि सार्वजनिक जीवन में सैनिक प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान, यानी देश सबसे पहले, वो बातें आगे रही और बाकी सब कुछ पीछे रह गया। दूसरा ये था कि राजनेता और प्रचारक अब इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, यानी उन्हें आक्रामक बनाने की तरफ जोर दिया गया क्योंकि युद्धगान किया जा रहा था उस वक्त। तीसरा था लोकतंत्र के मुकाबले तानाशाही ज़्यादा लोकप्रिय होने लगी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जैसे जर्मनी की हार हुई थी, तो जर्मनी की हार के बाद दोषी ठहराया गया था जो वाइमर रिपब्लिक था, यानी लोकतंत्र है वो अलोकप्रिय हो गया और उन्हें चाहिए था तानाशाही जो देश को आगे ले जा सके। तो ये 3 प्रमुख प्रभाव पड़े थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय समाज के ऊपर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि स्पार्टिस्ट लीग क्या थी, इसके क्या प्रभाव पड़े। तो हमें बताना कि ये स्पार्टिस्ट यहाँ पर दिया गया आपके क्वेश्चन में जो वर्कशीट में, लेकिन ये स्पार्टिस्ट होना चाहिए। तो स्पार्टिस्ट लीग जर्मनी की एक और राजनीतिक पार्टी थी। ओके, जैसे नाजी पार्टी थी ऐसे ही ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने वीमर गणराज्य का विरोध किया था। इन्होंने भी, स्पार्टिस्टों ने 1918-19 में जर्मनी में एक क्रांति भी की थी। किसके खिलाफ? वीमर गणराज्य के खिलाफ। बाद में उन्होंने जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी किया था। उसके बाद 7वां क्वेश्चन दिया गया, 7th प्रश्न, जर्मनी के फ्रांस के द्वारा जर्मनी के रूहर इलाके पर कब्जे के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया। हमें क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि फ्रांस ने जर्मनी का जो रूहर इलाका था उस पर कब्जा कर लिया, तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया ये बताना। तो पहले हमें समझना कि ये रूहर इलाका क्या है। फ्रांस के साथ लगता रूहर इलाका है जिसमें अल्सेस और लोरेन 2 प्रमुख इलाके आते हैं, और जर्मनी के ज़्यादातर जो कोयला, लोएस के भंडार थे वो इसी इलाके में थे, तो वो कब्जा जमा लिया फ्रांस ने। तो जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा ये हमें बताना है। तो अधिकांश खनिज आधारित उद्योग थे वो ठप हो गए, क्योंकि लोएस्क है उसका 75% भाग फ्रांस के कब्जे में आ गया, तो लोएस्क आधारित जो उद्योग धंधे थे वो ठप हो गए। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि देश में लोएस्क और कोयले की कमी हो गई विकास के लिए जो जरूरी थे। तीसरा प्रभाव ये पड़ा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी वो जब चौपट हो गई तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ा गई। उसके बाद 8th क्वेश्चन दिया गया। 8वां जो प्रश्न है कि आर्थिक संकट क्या था, इसका जर्मनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ये हमें बताना है। तो आर्थिक संकट क्या था पहले हम ये बताएंगे कि 1929 से 1933 के दौरान, यहाँ पे 33 होगा, 1929 से 1933 के बीच में पूरा विश्व
आर्थिक महामंदी की चपेट में आ गया था, यानी कि मंदी आ गई थी पूरे विश्व में, जिसे आर्थिक संकट भी कहा गया, इकोनॉमिक क्राइसिस भी इसको कहा जाता है। अब इसका जर्मनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले 1932 में 40% तक घट गया था, यानी औद्योगिक उत्पादन जो था वो काफ़ी कम हो गया था। कारखाने बंद होने शुरू हो गए थे, हजारों कारखाने बंद हो गए, व्यापार था वो भी चौपट हो गया, व्यापार चौपट हुआ तो व्यापारी भी चौपट हो गए। कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट आई और किसानों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो गया। ये भी एक प्रभाव था जर्मनी के ऊपर। इसके साथ साथ बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती है जर्मनी में। मजदूर या तो बेरोजगार हो गए या उन्हें घटी हुई मजदूरी मिली, यानी कम मजदूरी में उनको काम करना पड़ा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन दिया गया, 9वां जो प्रश्न दिया गया कि हिटलर की वह विशेषताएं लिखिए जो उस समय जर्मनी के लोगों को पसंद आई। हमें बताना है हिटलर की कुछ विशेषताएं कि जिसके कारण वो जर्मनी में इतने अधिक पॉपुलर हो गए थे। तो उन विशेषताओं में पहली जो विशेषता थी कि वो कुशल वक्ता थे। कुशल वक्ता, भाषण अच्छा देते थे, लोगों से बातचीत किया करते थे, ऐसे लगता ही नहीं था कि वो भाषण दे रहे हैं। जब वो बोलते थे तो लोगों के साथ कम्युनिकेट करते थे, उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्हें लगता था कोई ऐसा है जो हमारे बीच में से, कोई ऐसा है जो हमारी बात करता है। दूसरी उसकी विशेषता थी योग्य संगठन करता था। योग्य संगठन मतलब उन्हें पार्टी को चलाना, किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से किन संगठनों की आवश्यकता होती है, वो अच्छे से पता था। इसके कारण भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तीसरा, सुनहरे भविष्य के सपने। उन्होंने सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए। उन्होंने बताया कि जब मेरा शासन आएगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उस वक्त महामंदी थी तो लोगों को लगा कि चलो भाई ये कुछ दे रहा तो इसके पीछे लग लेते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो जर्मनी के साथ अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे, हम जर्मनी को फिर से महाशक्ति बनाएंगे। अब उसने दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया था, क्योंकि लोग परेशान इसी चीज़ से थे। उनकी आत्मसम्मान जा चुका था, बेरोजगारी फैलती जा रही थी, तो उन्होंने सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया कि मैं बनूंगा तो ये होने वाला है, तो इसलिए भी वो पॉपुलर हो गए थे। चौथा था उनकी प्रचार की कला बड़ी ज़बरदस्त थी। मीडिया का बड़े अच्छे से उपयोग किया, भाषा का बड़े अच्छे से उपयोग किया, यानी भाषा में ऐसे शब्द वो उपयोग में लेके आते थे जो लोगों को अच्छे लगे। दूसरा, उन्होंने उनके जो विरोधी थे उनका मजाक उड़ाता था वो अपने भाषणों में, इससे भी उनको लोकप्रियता ज़्यादा अच्छे से मिली, ज़्यादा जल्दी मिली। तो ये कारण थे जिसके कारण हिटलर है वो जर्मनी के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। उसके बाद 10वां प्रश्न दिया गया कि हिटलर ने अपनी तानाशाही की स्थापना के लिए क्या क्या किया, ये हमें बताना है। तो हिटलर ने अपनी तानाशाही की स्थापना के लिए 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम यानी कानून पारित किया था। अब विशेषाधिकार जो अधिनियम है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनेबलिंग एक्ट। क्या बोलते हैं? इनेबलिंग एक्ट। ओके, तो इस जो अधिनियम था इसके बाद वो तानाशाह बन गए थे। अब इस अधिनियम में ऐसा क्या था कि पहला, नाजियों और उनके जो सहयोगी थे उनको छोड़कर सभी राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियनों पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि पार्टियां बाकी के बाकी प्रतिबंध हो गई, तो खेल खत्म हो गया, अकेले रह गए। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से सरकार ने नियंत्रण कर लिया, यानी कि न्यायपालिका उनके अंडर में आ गई, मीडिया, सेना, अर्थव्यवस्था सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया। जब अपने नियंत्रण में आ गया मतलब तानाशाह बन गया। तीसरा कार्य था कि इसने संसद को दरकिनार करते हुए हिटलर को शासन करने की सारी शक्तियां दे दी, यानी कि इस कानून से क्या हुआ कि जो संसद थी उसको ख़त्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया एक तरीके से, और सारी शक्तियां किसके पास आ गई? हिटलर के पास आ गई। तब क्या हो गया? एक देश एक नेता हो गया। हिटलर था जो सर्वेसर्वा था। तो इस तरीके से हिटलर इस कानून के बाद, विशेषाधिकार कानून या फिर इनेबलिंग एक्ट के बाद तानाशाह बन गया। उसके बाद 11वां क्वेश्चन दिया गया। 11वां क्वेश्चन है विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को क्या क्या कामयाबियां मिली। हमें उनकी विदेश नीति बताना है कि कैसे उनको शुरुआत में कामयाबियां मिली। तो हिटलर ने 1933 में जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर कर दिया। अब ये लीग ऑफ नेशन क्या है? जैसे अब अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन था, जो राष्ट्र संघ था, जो खत्म हो गया बाद में, क्योंकि वो काम का नहीं था, यानी सिर्फ नाम का था।
तो जर्मनी ने, हिटलर ने 1933 में जर्मनी को उस लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल लिया कि भाई हम शांति के पक्ष में नहीं है। दूसरा, उसके बाद क्या किया कि 1936 में उन्होंने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। राइनलैंड जो जर्मनी का भाग था, जो उससे छीन लिया गया था। 1938 में एक नारा दिया गया, एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता। उसके तहत ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया, यानी कि ऑस्ट्रिया को भी हड़प लिया। उसके बाद 1939 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, और इसी के साथ फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध भी शुरू हो गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर जो बंदा पोलैंड तक जा सकता है दूसरी साइड में, तो इस साइड फ्रांस ही था, यहाँ भी आएगा, तो इसलिए युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में उसको कामयाबियाँ मिलती है। उसके बाद 1940 में उनकी विदेश नीति के कारण ही सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक त्रिपक्षीय जो समझौता है वो हस्ताक्षर होते हैं, उसको साइन किया जाता है। और इसके तहत क्या होता है कि हिटलर की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है वो बढ़ जाती है, यानी तीनों ने समझौता किया कि मिलकर लड़ेंगे। तो ये उसकी विदेश नीतियाँ थी, जिसको शुरुआत में कामयाबियाँ भी मिली थी। उसके बाद 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 12वां प्रश्न दिया गया है, 12वां प्रश्न है कि जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल क्यों थी? सोवियत संघ पर जो हमला किया गया था वो हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल क्यों थी, ये हमें बताना है। अब ये सोवियत संघ क्या है कि शुरुआत में सोवियत संघ था, रशिया सोवियत संघ का एक हिस्सा था, और इसमें रशिया सहित कितने देश थे? रूस सहित 15 देश शामिल थे, तो उसको कहा जाता था सोवियत संघ। तो हमने जैसे बात की कि 1941 में सोवियत संघ पर हमला किया, उसको अगर हम रशिया कहें तो वैसे कह सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि जिस भाग के ऊपर हमला किया गया था वो रशिया वाला भाग था, अदरवाइज इसको हम सोवियत संघ कहेंगे। तो सोवियत संघ के ऊपर हमला किया था, वो हिटलर है उसकी ब्लंडर मिस्टेक कहा जाता है, जो हिस्टोरिकल ब्लंडर इसको कहा जाता है। हिस्टोरिकल ब्लंडर मतलब इसने सारी बाजी पलट दी थी, क्यों, ये बताना है। तो सोवियत संघ पर जो हमला था हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल थी, क्योंकि अब जर्मन सेना को दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था, यानी दोनों साइड से पंगे ले लिए। एक साइड में जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे फ्रांस के साथ लड़ना पड़ रहा था, और ईस्टर्न साइड में रशिया के साथ, मतलब सेना की ताकत आधी हो गई। तो एक तो ये गलती की। दूसरा ये था कि ये युद्ध लंबा चला और जर्मनी की हार का बड़ा कारण बना। अब जर्मनी को, हिटलर को ये लगा कि कुछ दिनों में वहाँ से मामला निपटाएंगे और इस साइड आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई महीनों तक युद्ध चला और यही जर्मनी की हार का एक बड़ा कारण बना। उसके बाद 13वां जो प्रश्न दिया गया 13th है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब और क्यों शामिल हुआ। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा 12th है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब और क्यों शामिल हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका एक बार फिर से उन सभी आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं था जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका था बिन बुलाए मेहमान की तरह या आ बेल मुझे मार वाली हैसियत से युद्ध में कूद पड़ा था, और उससे क्या हुआ कि अमेरिका भी आर्थिक महामंदी की बाद में चपेट में आता है। तो इस बार अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि हम उन सभी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी। लेकिन जब जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी आधार पर, अमेरिकी बेस के ऊपर, जो उनका बेस था किसका, जो जल सेना का बेस था, उस पर जब बमबारी की, तो अमेरिका को 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना पड़ा। दिसंबर 1941 में 7 दिसंबर को हमला किया गया था और 11 दिसंबर 1941 को अमेरिका शामिल हो गया था। तो कब हुआ? 1941 में। क्यों हुआ? क्योंकि जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया था। अब हम 14th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा जो 14वां प्रश्न दिया गया है, हिटलर का विश्व दृष्टिकोण क्या था? वैसे तो हिटलर का विश्व दृष्टिकोण पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। नाजी पार्टी का जो दृष्टिकोण था वही हिटलर का दृष्टिकोण था। नाजी पार्टी की विशेषताएं मतलब हिटलर की विशेषताएं। तो हिटलर का विश्व दृष्टिकोण हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हिटलर के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए, न कि राज्य लोगों के लिए, यानी कि राज्य मतलब देश की बात हो रही है। तो हिटलर के अनुसार राज्य है वो सबसे ऊपर है, लोग है वो राज्य के लिए, राज्य लोगों के लिए नहीं है। दूसरा, हिटलर लोकतंत्र और साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था, वो लोकतंत्र नहीं चाहता था। तीसरा, युद्ध और शक्ति के प्रयोग को राज्य के विस्तार के लिए आवश्यक मानता था, और यही फसाद की जड़ बनते आगे चल के, क्योंकि वो चाहता था कि जर्मनी का विस्तार हो, और विस्तार होगा तो युद्ध होना अनिवार्य था।
तो ये था हिटलर का विश्व दृष्टिकोण। अगर हमें इसे 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना हो तो हम नाजी पार्टी का जो वर्ल्ड व्यू है वो इसमें ऐड करेंगे। यानी हिटलर है, उसके अनुसार जो जर्मन आर्यन थे वो सबसे ऊपर की नस्ल थे, यहूदी सबसे नीचे की नस्ल थे, जो हम आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये था हिटलर का विश्व दृष्टिकोण कि उसके अनुसार राज्य सर्वोच्च हैं, लोग राज्य के लिए न कि राज्य लोग के लिए। दूसरा, वो लोकतंत्र का खात्मा करना चाहता था। तीसरा, उसका मानना था कि युद्ध और शक्ति का प्रयोग राज्य के विस्तार के लिए आवश्यक है, कि युद्ध करना जरूरी है। उसके बाद 15th क्वेश्चन है जिसमें हम नाज़ी शुद्ध स्वच्छ नोर्डिक कार्यों का समाज क्या था इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे हमें बताना है कि ये नाज़ी या नाजी वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। शुद्ध और स्वच्छ नोर्डिक कार्यों का समाज क्या था, ये क्या किस चीज़ की बात करें, ये हमें समझाना है। नाज़ीवाद के अनुसार या नाजीवाद के अनुसार ब्लॉन्ड नीली आंख वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सर्वश्रेष्ठ नस्ल थे। यानी वो क्या मानते थे कि ये जो ब्लॉन्ड नीली आंख वाले जो जर्मन आर्य हैं यही सर्वश्रेष्ठ नस्ल है पूरी दुनिया में, ये सबसे टॉप पर है। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और उसे ही पूरी दुनिया पर दबदबा स्थापित करने का कहें। वो ये मानते थे कि हमें शुद्ध रहना है, यानी कि हमें दूसरों से संबंध स्थापित नहीं करने, शुद्ध रहना है क्योंकि हम टॉप पर हैं। और उन्हें ये भी लगता क्योंकि हम टॉप पर हैं तो हमें दूसरों पर कब्जा जमाने का हक है। ये लोग शुद्ध जर्मन और स्वच्छ नॉर्डिक आर्यों के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते थे। वो चाहते थे कि बहुत बड़े भूभाग पर केवल इन्हीं जर्मन आर्यों का कब्जा होना चाहिए, और वो उन सभी का खात्मा चाहते थे जिन्हें वे अवांछित मानते थे। अवांछित इंग्लिश में अनडिजायरेबल इसको कहेंगे। अवांछित मतलब जिनको नहीं चाहते हैं वो अवांछित होते हैं। तो वहाँ पर वो अवांछित किनको मानते थे? यहूदी, जिप्सी, पोलिश यानी पोलैंड के निवासी, या जो विकलांग थे, बीमार थे, उनको वो अवांछित मानते थे कि इनको जीने का कोई हक नहीं है, इनको साफ करो, हम ही हम रहेंगे। तो ये था शुद्ध मतलब कि हमें दूसरों से संबंध नहीं रखने हैं, और स्वच्छ नॉर्डिक आर्य मतलब हमें सब जगह सिर्फ हम ही होने चाहिए। तो ये था उनका विचार, उनका समाज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16th जो क्वेश्चन दिया गया कि नाज़ी जर्मनी में अवांछित कौन कौन थे और उनका क्या हाल हुआ। तो जो नाज़ी या नाजी जर्मनी, वैसे आप नाज़ी की जगह नाजी जर्मनी लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नाजी जर्मनी में निम्नलिखित लोग अवांछित थे। कौन कौन से? यहूदी, जिप्सी, पोलिश मतलब पोलैंड के निवासी, और विकलांग जर्मन जो अस्वच्छ जर्मन थे। उनको अवांछित माना जाता था कि इनकी ज़रूरत नहीं है, कि ये धरती पर नहीं रहने चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहता था हिटलर। तो ये सभी क्या थे? अवांछित थे। सभी अवांछितों को या तो मार दिया गया, जो जर्मनी में थे, हाथ लगे उनको या तो मार दिया गया, या फिर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। जो भाग गए वो बच गए, बाकी सभी मारे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो 17th क्वेश्चन दिया गया कि नाज़ियों का नस्ली कल्पना लोक क्या था। ये अभी हमने ऊपर बात की थी, वही चीज़ें हैं दोबारा से, कि नाज़ियों का जो नस्ली कल्पना लोक क्या था, कि वो नस्ल के बारे में बात किया करते थे और उसकी कल्पना किया करते थे, हम टॉप पर, बाकी सभी कुछ नहीं। तो क्या था? नाज़ी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व के सबसे निम्न स्तरीय नस्ल थे, और जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यानी सभी समस्याओं की जड़ वो यहूदियों को मानते थे। और इसी विचारधारा के अनुसार ब्लॉन्ड नीली आंख वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य थे, वो सबसे ऊपर थे, सर्वश्रेष्ठ नस्ल थे, और उन सभी का खात्मा चाहते थे वे जिन्हें वे अवांछित मानते थे। और अवांछित की हमने बात ऊपर की है, किनको? पोलिश लोग और जिप्सीज, यहूदी और विकलांग लोग, इनका खात्मा करना चाहते थे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था लगभग 1 करोड़ के आसपास इन लोगों को मार दिया गया था। तो ये था नाज़ियों का नस्ली कल्पना लोक, यानी कि वो कल्पना किया करते थे हम टॉप पर हैं और बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद 18th क्वेश्चन दिया गया है। 18th क्वेश्चन है नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। तो नाज़ी यानी नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी, या युवाओं के बारे में क्या सोचते थे, यह हमें बताना है। तो युवाओं को कठोर अनुशासन में रहकर शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि हिटलर को मानना था कि देश का भविष्य ये युवा ही बनेंगे। तो उनको कठोर अनुशासन में रखकर शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया, स्पेशली नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग एक न्यू सिलेबस है, करिकुलम है, वो तैयार किया गया। और युवाओं को हिटलर की पूजा करने, यहूदियों से नफरत करने को
सिखाया जाता था इस पाठ्यक्रम के द्वारा, उनका मजाक उड़ाया जाता था ताकि वो नफरत करने लगे यहूदियों से और पूजा करे किसकी, हिटलर की पूजा करे युद्ध की। खेलकूद के जरिए भी युवाओं को हिंसा और आक्रामकता की भावना भरी जाती थी, यानी खेलकूद भी वही होते थे जिनमें आक्रामकता होती थी, जिनमें हिंसा होती थी। युवाओं के लिए नाजी संगठन की सदस्यता लेना भी अनिवार्य था उस वक्त, यानी उन्हें नाजी पार्टी है उसका मेंबर बनना ही बनना पड़ता था और उसके बाद उनको सेना में जाना ही जाना पड़ता था। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, जो 19वां क्वेश्चन दिया गया कि मातृत्व के बारे में नाजीवाद की या फिर हिटलर की क्या सोच थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है हिटलर की क्या विचारधारा थी, किसके बारे में, मातृत्व के बारे में, औरतों के बारे में। तो हिटलर के अनुसार नाजी समाज में औरतों की भूमिका ये थी कि क्या कार्य करना चाहिए, कि घरेलू दायित्वों की पूर्ति करना। हिटलर ये मानता था कि महिलाओं का कार्य है जो घरेलू कार्य है उनको निपटाना। दूसरा है कि बच्चों को नाजी मूल्यों और मान्यताओं की शिक्षा देना। हिटलर ये भी मानता था कि जो महिलाओं का कार्य है कि वो बच्चों को नाजीवाद की शिक्षा दे और उनकी जो परंपरा है उसको सिखाएं। शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चों को जन्म देने वाली जो माताएं थी उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी, अवार्ड वगैरह दिए जाते थे उनको। नाज़ी विचारधारा के अनुसार औरत मर्द के समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। हिटलर की विचारधारा ये थी कि महिलाएं कभी भी पुरुष के बराबर नहीं हो सकती और इस विचारधारा का वो समर्थन नहीं करते थे। लड़कियों का फ़र्ज था इस विचारधारा के अनुसार कि लड़कियों का फ़र्ज क्या था, अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना। यानी वो कहीं पर भी महिला की बराबरी की बात नहीं करते थे, महिला की शिक्षा की बात नहीं करते थे। तो ये थी हिटलर की औरतों के बारे में या महिलाओं के बारे में विचारधारा या सोच। 20वां क्वेश्चन दिया गया, 20वां जो प्रश्न है कि नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का किस प्रकार इस्तेमाल किया। नाज़ी मतलब नाज़ी शासन ने, नाज़ी जर्मनी ने। तो शासन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर प्रयोग किया गया। अब ये देखिए कि कोई भी बात झूठ और अगर उसको 100 बार रिपीट कर दे मीडिया तो हमें भी लगने लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है। तो यही वहाँ पर किया गया, बड़े सोच समझ के साथ मीडिया का प्रयोग किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तहारों, पर्चों इत्यादि का खूब सहारा लिया जाता था और इनमें भाषा का भ्रामक प्रयोग किया जाता था, यानी कि शब्द जो थे वो कुछ अलग प्रयोग किए जाते। जैसे फाइनल सॉल्यूशन एक वर्ड यूज किया जाता था, तो फाइनल सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं था कि वर्ड तो कुछ और कह रहा है कि समाधान किया जाएगा, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन का मतलब होता था कि यहूदियों को मारो, उनको फाइनली मार दो। तो ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते थे ताकि दूसरे देशों को समझ में ही ना आए कि जर्मनी में हो क्या रहा है। तो ये था कि कैसे भाषा और मीडिया का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 21 फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। वैसे इस बार कोई भी बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा कि 20 क्वेश्चन ज़्यादा है, 20 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्योंकि पिछली वर्कशीट में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 20 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए एक वर्कशीट में, और DOE वालों ने वो कमेंट देख लिए, उन्होंने इस बार 20 नहीं दिए, 21 दे दिए। अगर इस बार हमने 21 लिखे तो हो सकता है वो 25 दे दें। तो चलिए हम फाइनल क्वेश्चन पे पहुंच गए। फाइनल हमारा क्वेश्चन है, नाज़ी जर्मनी में महाध्वंस क्या था। हमें बताना कि ये महाध्वंस क्या था। तो होलोकॉस्ट या महाध्वंस विश्व युद्ध 2 के समय यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इतिहास में एक अवधि थी जब लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी, उसे कहा गया महाध्वंस। कितने यहूदियों की? 60 लाख से अधिक यहूदी थे, उनको मारा गया था। ये हत्याएं जर्मनी की नाज़ी पार्टी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर ने किया था। यानी कि एडोल्फ हिटलर है, उनके नेतृत्व में इन यहूदियों को मारा गया था, जिसको महाध्वंस का नाम दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की लेंथी लेकिन बेहद आसान और बेहद इंपॉर्टेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हाँ लेंथी है तो एक कमेंट भी बनता है, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।